Good morning class. Today we will start the next unit number 6 and chapter number 8 that is gravitation. हमारी इससे पहले 5 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं. सितंबर एग्ज़ाम्स में के लिए मैं आपको सिलेबस सेंड कर चुकी हूँ. दिस यूनिट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सितंबर एग्ज़ाम सिलेबस. नाउ these are the topics which we cover in this unit. The first topic is the universal law of gravitation. नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये टॉपिक जस्ट रिकैप्चुलेशन के लिए है. इट मीन्स आपको ये टॉपिक नहीं करना, जस्ट इसका रिलेशन हमें याद करना है. ठीक है. नाउ इट्स वेरिएशन विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, universal law of gravitation. So first of all, let's discuss what is gravitation and what is gravity. So what is gravitation? Every body in the universe attract each other. That force is called gravitation. And what is gravity? The force of attraction between the earth and the object which is lying on the surface of earth. ग्रेविटेशन क्या होता है? हमारे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. नाउ ग्रेविटी क्या होता है? हम अर्थ और अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे लाई कर रहा है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं. बेसिकली जो हमारा वेट है वो ग्रेविटी की वजह से ही लाई करता है, क्योंकि हम अर्थ सरफेस पर हैं और हमेशा जो वेट सेंटर में होता है. तभी कहते हैं कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अट्रैक्ट करती है तो जो उसमें जो ग्रेविटी है वो बॉडी के सेंटर पर लगती है, तभी जो वेट है वो ऑलवेज सेंटर पर होता है बॉडी के. So this is the difference between the gravitation and gravity. Gravitation, the force of attraction between sun and earth is the gravitation, universal law of gravitation according to. Now the force between any two object which is lying on the surface of earth. अगर earth की surface पे कोई भी दो object अगर surface पर हैं तो उनके बीच में जो force होगी that is the gravitational force. Clear? तो हमारे पास जो gravitational force होती है ये हमारे पास weakest force है, बट इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स. मीन्स अगर ऑब्जेक्ट कितनी भी दूर हैं, देखो सन और अर्थ के बीच में आप इमेजिन करो कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, 10 पावर्स में अराउंड. तो ये ऑब्जेक्ट कितने भी दूर हैं, इनकी लॉन्ग रेंज है, बट स्टिल देयर एग्जिस्ट अ फोर्स दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर? बट हमारे पास जो ग्रेविटी होती है, जो ग्रेविटी है वो अर्थ के बीच में है और जो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर है उसके ऊपर है. अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से दूर जाता है तो जो ग्रेविटी है वो डिक्रीज़ होती रहती है. मीन्स सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन होगी अर्थ सरफेस पे होगी. जब ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे होगी वो ग्रेविटी कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अगर ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से अबव जाएगा या बिलो जाएगा तो दोनों केसेस में ही ग्रेविटी डिक्रीज होगी. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स. और ग्रेविटी क्या है? अर्थ के बीच में और अर्थ सरफेस के बीच में, जो अर्थ सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उनके बीच में फोर्सेस, तो वो है ग्रेविटी. तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के कितने सारे एग्जांपल हैं कि कोई भी यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट, तो यूनिवर्स में आप प्लैनेट्स ले सकते हो, कोई थिंग ले सकते हो, पर्सन्स ले सकते हो, तो ये इन सब के बीच में जो फोर्स होगी दैट इज़ ग्रेविटेशनल. एंड ग्रेविटी क्या है? ये सिर्फ अर्थ और अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट है, सिर्फ हम उसी को कंसिडर करते हैं. दैट्स वाई जो ग्रेविटी है वो वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट वेरी. नाउ the first topic is the universal law of gravitation. According to this law, every body in the universe attract each other with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. मेरे पास देखो दो ऑब्जेक्ट हैं m1 and m2. ये आपके कहीं पे भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. मे बी ये ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे हो सकते हैं, मे बी ये स्पेस में हो सकते हैं, तो कहीं पे भी ये ऑब्जेक्ट लाई कर सकते हैं. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज़ r. अब ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं F, एंड यहाँ पे भी जो फोर्स लग रही है F, आप देख सकते हो ये F है, यहाँ पे भी F है. इट मीन्स जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो सेम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं. मीन्स M1 अगर M2 को अट्रैक्ट करेगा तो F से अट्रैक्ट करेगा, अगर M2 M1 को अट्रैक्ट करेगा वो भी F फोर्स से ही अट्रैक्ट करेगा. क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं M1 एंड M2 और उनके बीच में जो फोर्स होगी दैट इज़ F. अब ये फोर्स किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू square of their masses that is m1 and m2 and it is inversely proportional to the square of distance between them. It means जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो
डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट क्लोजर हैं ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग है, अगर ऑब्जेक्ट दूर दूर हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होती है। नाउ अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इट मीन्स अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उनका जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो इन दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन करके हमारे पास रिजल्ट आता है F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, या फिर F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। Here the G is the universal constant and G is called universal constant. And why it is called universal constant? Because it do not vary with place, it do not vary with time. It means चाहे टाइम अलग अलग हो, चाहे प्लेस अलग अलग हो, चाहे स्पेस में है, चाहे अर्थ पे है, ये हर जगह वैलिड होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट एंड दैट लॉ इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं द डेफिनेशन ऑफ जी। अगर हमारे पास जो अबव रिलेशन है, इस रिलेशन में अगर हम m1 m2 को 1 पुट करें, अगर हम r को 1 पुट करें, देन f मस्ट बी इक्वल टू g. इट मीन्स यूनिवर्सल कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास एंड प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। इट मीन्स जब दो यूनिट मासेस को हम यूनिट डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं तो उसमें जितनी भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल होगी। In SI, the gravitational constant is equal to the force of attraction between two bodies of 1 kg and placed at 1 meter apart. Similarly, in CGS, the force of attraction between two bodies of 1 gram each and placed 1 centimeter apart. Now, let's find out the dimensions and the unit of G. तो हमारे पास G का रिलेशन है F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। यहाँ पे हमने F के डायमेंशन लिखे हैं, देन R स्क्वायर के, और ये हैं मास के डायमेंशन। तो ये हो गए हमारे G के डायमेंशन m-1 L3 T-2। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट ऑफ G क्या हो गए, दैट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। एंड CGS यूनिट है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर G-2। और जो G की यूनिट है, जो G की स्टैंडर्ड वैल्यू है, इट इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सिमिलरली इन CGS, just this factor is changed, that is 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। So this is all about the universal law and the gravitational constant. Now here is the experimental evidence, means यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे, क्योंकि कोई भी लॉ अगर हम दी जाती है या फिर कोई भी वेरीफाई होती है तो उसमें पहले बहुत सारे चीज़ों पे वो एप्लीकेबल होती है, हम उसको वेरीफाई करते हैं, देन उस लॉ को हम उसमें रूटीन में लेकर आते हैं। तो फिर यहाँ पर हमारे पास यही लॉज के कुछ एक्सपेरिमेंटल हैं। तो जैसे हमारे अर्थ का जो सोलर सिस्टम है वो हम इस लॉ से ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। That is the center is at the one of the center of two major and semi-minor axes, and Earth is revolving around the sun, and the tides are formed in ocean. जो tides हैं वो हमारे ocean में इसी gravitational force की वजह से form होते हैं। Now जो हमारे पास जो टाइम्स हैं 24 आवर्स और ये सब चीज़ें हैं जो हमारे पास जो ये सभी हम ग्रेविटेशनल लॉ के बेसिस पे ही एक्सप्लेन करते हैं। नाउ ऑर्बिट्स हैं, क्योंकि जो हमारे पास सैटेलाइट्स होती हैं, क्योंकि वो सैटेलाइट अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं। हमारी जो नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज़ मून, बट हमारे पास और भी हैं सैटेलाइट्स, लाइट इनसेट हो गए, एप्पल हो गए, ये सब बहुत सारी हमारी अर्थ की सैटेलाइट्स हैं। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं वो अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और इसको भी हम ईजिली इस लॉ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर कौन सी सैटेलाइट कितना टाइम कंप्लीट करेगी, ये भी हम इसी लॉ के थ्रू ही एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि देखो जो सैटेलाइट अर्थ के जितना क्लोज़र होगी तो उसका डिफरेंट यूज़ है, क्लियर। तो अगर जो अर्थ से दूर होगी उसका डिफरेंट यूज़ होगा। तो ये सभी उसके डिपेंड करते हैं कि डिफरेंट हाइट पे, कि कुछ सैटेलाइट्स होते हैं जो पूरे दिन में जस्ट 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करती हैं, कुछ सैटेलाइट्स ऐसी होती हैं जो पूरे दिन में कम से कम 4 या 5 राउंड्स कंप्लीट करती हैं। सो ये डिपेंड, हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लॉ। द